हेडलाइंस और रियलिटी के बीच के गैप को समझने के लिए सिर्फ डेटा नहीं, नैरेटिव को भी देखना पड़ता है। एक तरफ टीसीएस जैसे आईटी जायंट्स रिकॉर्ड डील विंस की बातें करते हैं, लेकिन उनका रेवेन्यू और हायरिंग नंबर्स कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। क्या है ये डील विंस की मिस्ट्री? दूसरी तरफ एलपीजी सिलेंडर आपको सस्ता मिलता है, लेकिन उस सब्सिडी का असली कॉस्ट कौन चुकाता है? गवर्नमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अब 30,000 करोड़ रुपए की लाइफलाइन देने के लिए रेडी है, पर इसके पीछे की पॉलिटिक्स और इम्पैक्ट समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। और तीसरी कहानी एक कॉर्पोरेट जायंट की है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जो अब सीमेंट और स्टील के बाद इलेक्ट्रिक कार्स यानी कि ईवीज बनाने जा रहा है, उसका प्लानिंग कर रहा है। इतना बड़ा वर्टिकल लीप आखिर क्यों? क्या जेएसडब्ल्यू का स्केल और इंटीग्रेशन उसे इंडिया का टेस्ला बना सकता है? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। आज के ब्रेकडाउन में हम कवर करेंगे 3 इंडस्ट्रीज, आईटी, एनर्जी और ऑटो। लेट्स गेट इनटू इट। आजकल न्यूज हेडलाइंस में एक पैटर्न नोटिस किया है आपने? विप्रो टीसीवी सोर्स 50% ईयर ऑन ईयर, स्ट्रॉन्ग टीसीवी इन टीसीएस रिजल्ट्स। बड़ा ही जैजी लगता है ना सुनने में, लेकिन रुकिए, ये जो फ्लैशी डील अनाउंसमेंट्स होते हैं, क्या ये वाकई ग्रोथ का सिग्नल होते हैं या फिर सिर्फ एक शाइनी इल्यूजन? पहली स्टोरी में हम बात करेंगे इंडियन आईटी सेक्टर के नए ग्रोथ पजल की, जहां पर हेडलाइंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच एक डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, जैसे बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस नंबर्स होते हैं, सक्सेस दिखाते हैं, वैसे ही आईटी कंपनीज के लिए एक फ्लैशी मेट्रिक होता है टीसीवी, यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। पहले टीसीवी होता क्या है? ये एक सिंपल मेट्रिक है जो कि बताता है कि किसी डील से कंपनी को टोटल कितना पैसा मिलने वाला है पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरेशन के दौरान। अगर किसी डील का टेन्योर 3 साल का है और हर साल 100 करोड़ मिलता है, तो उस डील का टीसीवी होगा 300 करोड़ रुपए। तो जब किसी कंपनी का टीसीवी रिकॉर्ड हाई पर होता है, तो इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि वाह, कंपनी के पास तो बहुत सारा काम आ रहा है और ग्रोथ कंफर्म है। लेकिन असल में पिक्चर इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। टेक टीसीएस फॉर एग्जाम्पल, जो अभी अपने ले ऑफ्स को लेकर भी काफी चर्चा में है। कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में रिकॉर्ड और स्ट्रॉन्ग डील विंस दिखाए थे, जो थियोरेटिकली रेवेन्यू में कन्वर्ट होने चाहिए थे। बट जब Q1 FY26 का रिजल्ट आया, जो इनका सपोजिटली बेस्ट क्वार्टर होना चाहिए था, वहां पर तो रेवेन्यू घट गया। बट ऐसा क्यों? क्योंकि बीएसएनएल के साथ जो मेगा डील्स थे, उनका रैम्प डाउन हो गया और नए डील्स एक्सपेक्टेड तरीके से किक इन नहीं हो पाए। और उसके ऊपर कंपनी ने मिडिल टू सीनियर लेवल मैनेजमेंट में ले ऑफ्स भी अनाउंस किए हैं। अब आप ही सोचिए, क्या ये सब कुछ एक स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन वाली कंपनी की निशानी हो सकती है? तो एक्चुअल प्रॉब्लम कहां पर है? एआई के आने के बाद क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशंस काफी बदल गए हैं। अब वो ये चाहते हैं कि छोटे, निम्बल और आउटकम बेस्ड डील्स हो, नॉट लॉन्ग टर्म्स 5-7 साल के ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। इस शिफ्ट की वजह से आईटी कंपनीज के बड़े डील्स की जो साइज है वो छोटी हो गई है। जून 2025 तक के डेटा को हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टीसीएस और विप्रो दोनों के लार्ज वैल्यू क्लाइंट्स का काउंट गिरा है। ये मतलब नहीं है कि क्लाइंट्स गायब हो गए हैं, मगर एआई की वजह से उनको जो कॉस्ट सेविंग्स मिल रही थी, उसका फायदा वो डिस्काउंट के फॉर्म में मांग रहे हैं। रिजल्ट क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू घट गया है। तभी आप ये सोच रहे होंगे कि फिर टीसीवी यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिकॉर्ड हाई कैसे है? सिंपल है, वॉल्यूम ज्यादा है, वैल्यू कम है। कंपनीज एक लार्ज मल्टी ईयर डील के बजाय छोटी छोटी मल्टीपल डील्स कर रही हैं। टीसीवी बढ़ रहा है क्योंकि डील काउंट ज्यादा है, पर डील रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी कि पहले होती थी। आईटी इंडस्ट्री में डील्स 2 तरीके से होती हैं। रन द बिजनेस डील्स, यानी कि रेगुलर रूटीन आईटी काम जो स्टेबल होते हैं पर लो मार्जिन वाले होते हैं, और चेंज द बिजनेस डील्स, इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन वाले काम, प्रॉफिटेबल पर हाईली अनसर्टन। पहला वाला मॉडल ऑलरेडी काफी कमोडिटाइज्ड हो चुका है, अब एआई के आने से उसकी वैल्यू और भी ज्यादा कंप्रेस हो गई है। दूसरा मॉडल ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। क्लाइंट्स कभी भी पॉज या कैंसिल कर सकते हैं इनको। तो इस डायनामिक एनवायरनमेंट में टीसीवी यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक लिमिटेड मेट्रिक बन गया है। या तो वो टाइमली रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं होता, या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसीलिए एक्सपर्ट्स अब नए मेट्रिक्स पे फोकस करने की सलाह दे रहे हैं व्हेन इट कम्स टू आईटी इंडस्ट्री, जैसे कि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी कि एसीवी, शॉर्ट टर्म डील पाइपलाइन, एआई लेड ग्रोथ रेट, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय और मार्जिन इंप्रूवमेंट। अगर आप किसी भी आईटी कंपनी को इवैल्यूएट कर रहे हैं
तो नए इंडिकेटर्स आपको ज्यादा रियल पिक्चर दिखाएंगे। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ जो कि एनर्जी सेक्टर से है, लेकिन इसका इंपैक्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सोशल और पॉलिटिकल भी है। ओवर द पास्ट डेकेड इंडिया में एलपीजी का कवरेज 55% से नियरली 100% हो गया है। बट दिस हैज कम एट अ कॉस्ट। स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एलपीजी सब्सिडाइज्ड रेट्स पर देनी होती है, जिससे इन कंपनीज को लॉस होता है। लेकिन अब रिसेंटली पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने यह कंफर्म किया है कि सरकार इन कंपनीज के लिए जल्द ही 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए तक का एक बड़ा कॉम्पनसेशन पैकेज लाने वाली है टू रीकूप देयर लॉसेस। ये पैसा स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया जाएगा, विच इंक्लूड्स IOCL, HPCL एंड BPCL। 2023 से 24 में एलपीजी के ग्लोबल प्राइसेस 60% तक बढ़ गए, लेकिन इंडिया में PM उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम्स की वजह से लोगों को सिलेंडर सब्सिडाइज्ड रेट्स पे ही मिलता रहा, और इसका रिजल्ट ये रहा कि इन OMCs को 40,000 करोड़ रुपीस तक का लॉस उठाना पड़ा। सिमिलरली इसके पिछले साल भी 28,000 करोड़ रुपीस का लॉस बेयर करना पड़ा था इन कंपनीज को। अब सरकार इन लॉसेस को पार्टली कवर करने के लिए ये कैश इंजेक्शन दे रही है। इससे फायदा क्या होगा ये समझते हैं। सबसे पहला फायदा लिक्विडिटी बूस्ट। जो पैसा अभी तक अटका हुआ था वो मिल जाएगा, तो बैलेंस शीट सुधरेगी, कैश फ्लो इंप्रूव होगा और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल होगी। दूसरा, स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी। इनफैक्ट अनाउंसमेंट के बाद ही BPCL और HPCL के शेयर्स में इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। इन्वेस्टर सेंटिमेंट बेटर हुआ है और डेट लेने का कॉस्ट भी कम हो सकता है। तीसरा, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। जब कैश का स्ट्रेस कम हो जाएगा इन कंपनीज पे, तो ये कंपनीज रिफाइनरी एक्सपेंशन, EV इंफ्रा, हाइड्रोजन फ्यूल जैसे नए ग्रोथ एरियाज में कैपिटल इन्वेस्ट कर सकती हैं। और चौथा फायदा, ऑपरेशनल फ्रीडम। इनको एलपीजी सब्सिडी से अब ऑपरेशनल बैंडविड्थ और कैपिटल मिलेगा, जिससे वो अपने कोर बिजनेस को और एफिशिएंटली चला पाएंगे। लेकिन एक कैविएट भी है। पिछली बार 2022 में जब गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को 22,000 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया था, पर वो पूरा गैप तब भी कवर नहीं कर पाए थे। तो अब भी ये पैकेज हेल्पफुल तो होगा, लेकिन फुल रिलीफ मिलेगा या नहीं, दैट इज समथिंग टू वॉच। पर एक बात तो क्लियर है, अगले कुछ दिनों में जब ये अप्रूवल होता है तो इंडिया के ऑयल सेक्टर के लिए नया चैप्टर शुरू हो सकता है, जिसमें OMC के लिए ऑपरेशंस अब स्टेबलाइज हो सकते हैं और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो सकते हैं। नाउ थर्ड स्टोरी। पहले एलॉन मस्क आए, फिर विनफास्ट एंड BYD ने भी अपने इंडिया प्लान्स को गियर में डाला हुआ है, और अब चौथी बड़ी एंट्री, बट दिस टाइम विद अ देसी ट्विस्ट। JSW ग्रुप इज ऑफिशियली इन द EV गेम। सचिन जिंदल लेड कॉन्ग्लोमरेट ने अनाउंस किया है कि अपना न्यूएस्ट वर्टिकल JSW मोटर्स वो लाएंगे, जो अब देसी इलेक्ट्रिक कार्स बनाएगा, और वो भी फुल स्टैक डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। बात सिर्फ एक नए कार ब्रांड की यहां पर नहीं है, ये एक्चुअली एक सिग्नल है कि इंडिया का EV बैटलफील्ड अब सिर्फ ग्लोबल जायंट्स का प्लेग्राउंड नहीं रहा है, देसी बिग बॉयज भी अब स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले रहे हैं। सो फार JSW इज वर्किंग दिस स्पेस विद चाइनीज कंपनी SAIC थ्रू इट्स JSW MG Motors Limited। बट अब पिक्चर चेंज हो चुकी है। JSW Motors इज ब्रांड न्यू फुली इन हाउस प्लेटफॉर्म, जिसका पहला EV 2026 के सेकेंड हाफ तक रोड पे आ भी जाएगा। एज पर इट्स न्यूली अपॉइंटेड CEO, इनका विजन ग्लोबल स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करना है। इटालियन डिजाइन का फ्लेयर, जर्मन प्रिसिशन, कोरियन टेक, चाइनीज बैटरी सिस्टम्स और इंडियन IT का ब्रेन, सब कुछ एक ही कार में। इसके लिए JSW महाराष्ट्र के बिटकिन टाउन में 630 एकड़ का EV मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना रहा है। ऑल्सो JSW वांट्स टू मेक इंडियाज EV इकोसिस्टम सेल्फ रिलायंट। स्टील, एनर्जी, बैटरी, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ वर्टिकली इंटीग्रेटेड करने का JSW का प्लान है। जो आज तक अलग अलग कंपनीज करती थी, JSW सबके साथ कर रहा है एक साथ। नाउ इस स्केल और वर्टिकल इंटीग्रेशन से कॉस्ट कंट्रोल में रहेगा और सप्लाई चेन इश्यूज भी कम हो सकते हैं। प्लस ये LG, BYD और जीली जैसी कंपनीज से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बेटर प्रोडक्शन के लिए एडवांस डिस्कशन भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है, इस इंडस्ट्री में स्केल करना ईजी नहीं है। एग्जीक्यूशन रिस्क हैं, पॉलिसी डिपेंडेंसीज हैं और सब्सिडी स्ट्रक्चर्स EV लैंडस्केप को कभी भी शेक कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, JSW ग्रुप का डेट लेवल्स ऑलरेडी थोड़ा सा टाइट है, बट बॉटम लाइन ये है कि EV फ्यूचर इज रियल एंड नाउ JSW वांट्स टू ड्राइव टुवर्ड्स इट क्वाइट लिटरली। दैट्स अ रैप। 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज, IT, एनर्जी और ऑटो, 3 अलग अलग स्टोरीज। IT इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, जिससे उनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैट्रिक्स भी अब चेंज हो रहा है। ऑयल कंपनीज में सब्सिडी का कॉम्पनसेशन अब आने वाला है, जिससे उनका फ्यूचर फाइनेंशियली हेल्दी दिखाई दे रहा है। और EV में एंट्री सिंपल नहीं,
पर स्केल और इंटीग्रेशन के साथ JSW एक सीरियस प्लेयर बन सकता है। आप किस स्टोरी को सबसे ज्यादा गेम चेंजर मानते हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.